हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूके शीशा। आप सबका खुशामदीद कर दी अपने चैनल पे और बहुत शुक्रिया आपने मेरे जो है ना ओईटी का जो वीडियो है इसको इतना लाइक्स दिया और इतना ज़्यादा आपने प्यार दिया। तो दैट्स व्हाई मैं ये दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगी राइटिंग एंड स्पीकिंग के बारे में। सबसे पहले हम जो है ना राइटिंग का कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे एक्सेप्टेबल है ओईटी में। देन इसके बाद मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँगी। तो हमारे पास सबसे पहले हमें कुछ बैकग्राउंड बताती हूँ और ओईटी में राइटिंग के कितने वर्ड्स एक्सेप्टेबल है, कितना आपको टाइमिंग दिया जाएगा जिसमें आपको राइटिंग फिनिश करना है। तो ओईटी में जो है ना C+ जो है ना राइटिंग के लिए एक्सेप्टेबल है, जो कि बहुत खुशी की बात है क्योंकि सारों में B है और सिर्फ राइटिंग में सिर्फ C+ है। देन इसके बाद आपको जो है ना 180 to 200 वर्ड्स आपको लिखने हैं राइटिंग में। अगर आप 250 तक भी लिख देते हैं, वो भी 230 तक भी लिख देते हैं, सॉरी, वो एक्सेप्टेबल है। अगर आप 230 से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो फिर आपकी जो है ना नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। देन इसके बाद जो है ना आपको जो है ना 45 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें अंदर आपको जो है ना राइटिंग कंप्लीट करनी है। तो फिर 5 मिनट जो आपके होंगे वो रीडिंग के होंगे और 40 मिनट्स आपके जो है ना राइटिंग के होंगे। जो 5 मिनट्स आपको जो दिए जाते हैं वो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में जानने की। तो फॉर्मेट राइटिंग का ऐसा है कि आपको जो है ना पूरा एक राइटिंग एक पेपर दिया जाएगा और राइटिंग का, जिसमें अंदर पेशेंट के डिटेल्स दिए हुए होंगे और जो है ना डेट दिया हुआ होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, उनका जो है ना सोशल लाइफ के बारे में होगा, उनके जो है ना हिस्ट्री होगी, मेडिकल हिस्ट्री होगी, उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होंगे और उनके जो है ना इन्वेस्टिगेशंस होंगे और उनके पास मेडिकल हिस्ट्री होगी। तो ये पूरा जो है ना एक राइटिंग का सैंपल दिया जाता है। तो उसमें अंदर जो आपको जो ना 5 मिनट जो दिए जाते हैं ना, वो आपको 5 मिनट सिर्फ रीड करने नहीं है, आपको 5 मिनट्स में क्या क्या करना है। सबसे पहले आप जब आपको 5 मिनट्स देंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो है ना राइटिंग टास्क क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि आप किसको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो है ना आपको पास 2 पेजेस होंगे, तो फिर आप सेकंड पेज पर टर्न करें। इसके लास्ट में जो है ना आपके पास राइटिंग टास्क होगा। तो सबसे पहले आप रीड करें राइटिंग टास्क, जिसमें दिया हुआ होगा कि आपको जो है ना लेटर लिखना है फिजियोथेरेपिस्ट को, क्योंकि ये जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है बैक पेन के लिए इसको कुछ फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस की नीड है। तो आपको राइटिंग लिखना है। तो उसमें अंदर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी होंगे कि आपको ये फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, आपको जो है ना एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी है और जो है ना सेंटेंस का जो है ना फॉर्मेट सही से बनाना है। जैसे आपने वो रीड किया, क्विकली आप सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने से पहले आपको जो है ना ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि राइटिंग में आपको कुछ चीज़ें रेलिवेंट होंगी, कुछ चीज़ें इररेलेवेंट होंगी। तो रेलिवेंट और इररेलेवेंट का आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करेंगे। उस दौरान आपको जो है ना इस चीज़ का भी प्रैक्टिस करना है। जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको कौन सी चीज़ें रेलिवेंट लग रही है उस सिनेरियो के मुताबिक वो आप टिक करेंगे उसी पेपर के ऊपर टिक अलाउ नहीं है, आप छोटा सा डॉट डाल सकते हैं। और आपको कौन सी चीज़ें इररेलेवेंट लगती हैं तो आपको छोटा सा वहाँ पे क्रॉस डाल देंगे उस पेपर के ऊपर। जैसे कि हम यहाँ पे पेशेंट को जो है ना रेफ़र करिए फिजियोथेरेपिस्ट को, क्योंकि उसे बैक पेन हो रहा है और उसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की नीड है। तो हम सबसे पहले पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो है ना ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो हम ये हमारे लिए रेलिवेंट है। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि पेशेंट किस कंप्लेंट से आया था। पेशेंट जो है ना बैक पेन के कंप्लेंट से आया था, जो कि रेडिएट हो रहा था उसके जो है ना लंबर रीजन में, और साथ ही साथ उसके लिम्स। जो पेशेंट का जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगा ना वो तो आपका इम्पोर्टेंट ही है, वो भी आपको ऐड करना है। साथ ही साथ आप हिस्ट्री में देखेंगे कि पेशेंट को कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई इंजरी तो नहीं हुआ था, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, इसकी वजह से वो बैक पेन जो है ना बैक पेन उसको हो रहा है, तो इस वही आप ऐड करेंगे। इसके अलावा आपके जो है ना हिस्ट्री में बहुत सारी होंगे पास मेडिकल हिस्ट्री में
स्मोकिंग का भी होगा, हाइपरटेंशन है पेशेंट को जो है ना, बहुत सारी होंगी जो कि ये इररेलेवेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट को जानने की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट को ये जानने की ज़रूरत है कि उसके बैक पेन के रिलेटेड कोई और हिस्ट्री तो नहीं है, पास मेडिकल हिस्ट्री। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसका बैक में कोई मसला हुआ है तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट को जानने की ज़रूरत है, तो आप वो ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद पेशेंट जो है ना, उसका लिविंग लाइफस्टाइल कैसा है, उसका जॉब कैसा है, जिसमें अंदर उसका कोई प्रोलॉन्ग सिटिंग तो नहीं है, और जो है ना वो एक ही जगह पे बैठ के काम तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसको बैक पेन होता है, वो कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करता है। तो ये भी आपका जो है ना इसमें रेलेवेंट में आ जाएगा, क्योंकि जो है ना एक बंदा अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहा है और कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, आपने सर झुका के, ज़ाहिर सी बात उसको बैक पेन के इश्यूज तो होंगे, तो ये आपके रेलेवेंट में आ जाता है। इसके साथ ही साथ मेडिकेशन हिस्ट्री भी होगा। मेडिकेशन हिस्ट्री में देखना है कि वो बैक पेन के लिए क्या यूज़ करता है। इसके अलावा तो वो अपनी जो है ना हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज सब के लिए यूज़ करता होगा, जो कि हमारे लिए फिजियोथेरेपिस्ट को जानना ज़रूरी नहीं है। उसको सिर्फ वो मेडिकेशन जानना ज़रूरी है जो कि वो बैक पेन के लिए यूज़ करता है। तो फिर आप वो जो भी पेन किलर वो यूज़ करता है वो आप उसको रेलेवेंट में लेंगे। साथ ही साथ अगर ऐसे इन्वेस्टिगेशन करवाए हैं, लाइक एक्सरे करवाया है या सीटी स्कैन करवाया है, आप वो भी ऐड करेंगे जिसमें अंदर डायग्नोस हुआ है कि इनको जो है ना बैक पेन है, और जो भी डायग्नोसिस है वो भी आप ऐड करेंगे। और साथ ही साथ जो है ना प्लेन तो आपका सारा के सारा आएगा। इसके अलावा जो इररेलेवेंट चीज़ें जो कि फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं जानना चाहिए, वो आप चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपका वर्ड काउंट बढ़ जाएगा। तो आप ये बात याद रखिएगा, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, डाइटिशियन हो, उसको क्या जानने की ज़रूरत है। डाइटिशियन को जाहिर सी बात है पेशेंट का जो है ना फूड इंटेक की जानने की ज़रूरत है। पेशेंट को कोई ऐसा स्टमक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टमक का कोई उसको डायग्नोसिस तो नहीं हुआ था पास मेडिकल हिस्ट्री में, या उसका जो है ना ईटिंग हैबिट्स क्या है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, क्या उसको पसंद है ना पसंद है खाने में, ये चीज़ें आपको डाइटिशियन को जानना ज़रूरी है। साथ साथ अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट की बात करती हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट को क्या पता होना चाहिए, बैक पेन की असल क्या वजह थी, क्या डायग्नोस्ड हुआ, कोई सीटी स्कैन, एक्सरे करवाया गया, कोई मेडिकेशन ले रहा था बैक पेन के लिए, ये चीज़ें उनको जानना है। इसके अलावा जो हार्ट मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, ये चीज़ें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद अगर हमें फॉर्मेट की बात करती हूँ, जैसे आपने रेलेवेंट और रेलेवेंट कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, राइटिंग स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप पेशेंट को जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर कर रहे हैं, तो आप जो है ना सबसे पहले उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम, उसका एड्रेस, उसका पोस्ट कोड और उसका जो भी एड्रेस है वो सब लिखेंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे लिखने के बाद जो है ना आप डेट लिखेंगे, जो कि लेटर के ऊपर जो डेट दिया हुआ है फर्स्ट पेज में, अजीम टुडे इज़, जो भी डेट होगा वो आप लिखेंगे। देन इसके बाद जिस पेशेंट को रिगार्डिंग लिख रहे हैं वो आपके उस पेशेंट का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। देन आप जो है ना अपना राइटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ आप अपना मेन पर्पस बताएंगे कि आप इस पेशेंट को क्यों रेफर कर रहे हैं। आई एम राइटिंग टू रेफर मिस्टर जॉन बिकॉज ही इज एक्सपीरियंसिंग बैक पेन ड्यू टू दिस, जो भी डायग्नोसिस हुआ है, और जो भी ड्यू टू प्रोलॉन्ग सिटिंग, ड्यू टू जो भी डायग्नोसिस हुआ है उसका, ही नीड्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये आपका जो है ना फर्स्ट पैराग्राफ में है। तो कोशिश कीजिएगा अपना फर्स्ट पैराग्राफ को बहुत कंसाइज रखिएगा और ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिएगा जो कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ को कवर करे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, 3 सेंटेंसेस में आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, आप बताइए, आप उनके पास मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे या प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट को पास मेडिकल हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि पास मेडिकल हिस्ट्री जानना चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको ये बताती हूँ, आपका टिप है, जैसे आप फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश करते हैं तो आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन से आप स्टार्ट करेंगे कि ये पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेन से आया था बैक पेन से, जो कि रेडिएट हो रहा था उसके लेग्स और लंबर रीजन में, जिसके लिए वो ये मेडिकेशन ले रहा था, और पेशेंट का जो भी पास मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें वो प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहा था
ऑफिस में जॉब करता है जहाँ पे वो कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, और इस तरह की जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आप सेकंड पैराग्राफ में डालेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आप जो है ना उसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशंस की बात करें कि एक्सरे में ये डायग्नोस हुआ था, ये थर्ड पैराग्राफ में ये डालने के बाद जो है ना आप फोर्थ में प्लान बताएंगे कि आपने जो ना इनको जो है ना पेशेंट को 4 वीक से फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की नीड है, और साथ ही साथ इनको जो है ना ऑक्यूपेशनल एक्सरसाइजेस की भी नीड है, इनको फॉलोअप की ज़रूरत है, और जो है ना जो भी प्लान दिया हुआ होगा वो आपको एग्जैक्ट प्लान लिखना है। बट ये करिएगा, अगर आप वहाँ से लेटर से आप सैंपल से अगर आप चीज़ें डाल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा वहाँ पे जो आपका सेंटेंस की फॉर्मेट है ना, सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करके डाल रहे चीज़ें। एब्रीवेशन का ख्याल रखिएगा क्योंकि लेटर में बहुत सारी एब्रीवेशंस होंगी जो कि आपको वो एब्रीवेशंस अपने जो है ना राइटिंग लेटर में नहीं लिखने हैं, आपको जो है ना वो फुल सेंटेंस में ही लिखना है। तो ये हमारे पास कुछ राइटिंग के टिप्स थे जो कि ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बोलूँगी आप जो ना बेंच मार्क के जो ना राइटिंग के सैम्पल्स इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बेंच मार्क्स में ना कुछ ऐसे सैम्पल्स हैं जो कि पहले से ही जो है ना करेक्टेड किए हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि उस सैंपल में जिसने भी वो सैंपल लिखा था उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है। तो आप अपनी सैंपल्स में ना रिपीट करें, क्योंकि इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा रोज़ एक लेटर लिखते रहे ताकि वो आपके जो है ना राइटिंग स्किल्स में भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, और साथ ही साथ आप जो है ना सेंटेंस की ऑर्गेनाइजेशन सही से कर रहे हैं। अभी जो मैं बात करूँगी, मैं स्पीकिंग की बात करूँगी कि ओईटी में स्पीकिंग कैसे आता है। तो सबसे पहले अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं, क्योंकि आपको जो है ना ओईटी में जो है ना आपको फ्लुएंटली बोलना है। अगर आप हिचकिचाते भी हैं तो उसमें भी कुछ मार्क्स कटते हैं, बट थोड़ा सा हिचकिचाना ड्यू टू एंजाइटी इज़ नॉर्मल। अगर आप बहुत हिचकिचाते हैं तो उसमें आपके कुछ नेगेटिव मार्किंग हो सकते हैं। तो अगर आप स्पीकिंग की जो है ना प्रैक्टिस कर रही है तो मैं आपको ये आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो है ना स्पीकिंग की जो है ना रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो है ना अगर आप फ्लुएंटली वहाँ पे अपना स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है ना रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो ओईटी का जो स्पीकिंग का जो फॉर्मेट है ना वो बहुत डिफरेंट है, और मैं कहूँगी बहुत आसान भी है। तो अगर हम आगे बात करते हैं ये कैसे आसान है, तो हमारे पास जो ओईटी में है हमारे पास 10 मिनट्स होते हैं जिसमें हमें अपना स्पीकिंग का जो है ना टेस्ट देना होता है। हमारे पास 2 कार्ड आते हैं, ईच कार्ड हमारे पास 5 मिनट्स होते हैं। हमारे पास एक स्पीकर बैठा हुआ होता है जो कि एक एक्टर होता है, जो कि एक्ट कर रहा होता है एज अ डॉक्टर, पेशेंट और नर्स, जिसके साथ हम बात कर रहे होंगे। चाहे हम नर्स भी हो सकते हैं, हम पेशेंट भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कार्ड। सो हमारे पास कार्ड होगा, उस कार्ड में आपके पास जो है ना सब कुछ दिया हुआ होता है, सब कुछ दिया हुआ होता है। जस्ट आपको जो है ना कार्ड को जो है ना और से देखना है, उसी कार्ड को देखते हुए अपनी सेंटेंस फॉर्म करना है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट मेरे पास आया हुआ है क्लिनिक में। वो पेशेंट जो है ना एक डायबिटिक पेशेंट है जिनको इंसुलिन लगाना नहीं आता है। वो पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया है ताकि वो इंसुलिन लगाने का तरीका मुझसे सीख सके। मैं एक नर्स हूँ, तो वो पेशेंट आया है मेरे क्लिनिक में। तो आपको जब आप स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे ना, आप ये ख्याल रखिएगा कि आपका जो है ना स्पीकिंग में आपको बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करना है। अगर आप पेशेंट परेशान हैं और जो है ना वो इमोशनल हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा उस पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रीअश्योर करने की। कुछ ऐसे फ्रेजेस है जो कि आपको स्पीकिंग में इस्तेमाल करना ही करना है। वो आप वो फ्रेजेस देख लीजिएगा। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई नो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, इफ़ आई वर इन योर शूज आई कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं, आपको इस्तेमाल करना है।
जब आप स्पीकिंग कर रहे होंगे, ताकि वो पेशेंट आपके जो है ना पोलाइटनेस को, आपके रीअश्योरेंस को देखते हुए वो थोड़ा सा सेटल हो जाए और वो इमोशनली स्टेबल हो जाए। तो ये कोशिश कीजिएगा अपने राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई एम हियर टू हेल्प यू, योर हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, यू आर सेफ हियर। इस तरह बहुत सारी फ्रेजेस है जो कि मैंने, क्योंकि हमारे लिए ये, हम जो है ना, अगर मैं हिंदी उर्दू की बात करें तो हिंदी उर्दू में बोलना बहुत सारी चीज़ें आसान होती है कि हम यहाँ पर हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हैं, आप जब भी आपको मदद चाहिए आप बज़र दबा दीजिएगा, हम आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आप परेशान नहीं हो जाएं, मैं समझ सकती हूँ। तो आपको बस इन्हीं अल्फाज को इंग्लिश में जो है ना ट्रांसलेट करके पेशेंट को रीअश्योर करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो है ना रीअश्योरेंस के बहुत सारे फ्रेजेस को अपने दिमाग में बिठा के जाना होगा। अगर वहाँ पे डायबिटिक का पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मुझे रिसेंटली डायबिटीज़ हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट वक्त है, मुझे इंसुलिन लेना पड़ रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता अपने आप को इंजेक्ट करना, तो आपको कैसे पेशेंट को रीअश्योर करोगे? आई नो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट वक्त है, बट आप फिक्र नहीं करें, हम आपकी हेल्प के लिए हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। आपको कैसे इंजेक्शन लगाने हैं मैं आपको आज बताऊँगी उस चीज़ के बारे में। तो आप जो है ना फिर इस तरह आपको जो है ना कन्वर्सेशन उनके साथ रखना है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा बीच में हकलाएँ नहीं, जितना ज़्यादा हकलाएँगे उतना नेगेटिव नहीं। ड्यू टू एंजाइटी हकलाना जो है ना वो एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप बहुत उससे ज़्यादा जो है ना हकलाते हैं या हिचकिचाते हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। तो कोशिश करें। और ऐसा कहा जाता है कि विदिन ओईटी में अंदर आप जो है ना आई कांटेक्ट रखें। बट मेरे साथ ये था कि मेरे सिचुएशन में ये था, मैं जो है ना बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती हूँ। जब कोई बंदा मुझे मेरी तरफ बहुत गौर से देखता है ना, मैं बहुत अपने आप को एंशियस कर देती हूँ कि नहीं ये जो है ना मेरे ग्रामर्स को जो है ना जज करेगा। तो मैं जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं इस बारे में बहुत कॉन्शियस होती थी। तो उस फ्रेंड ने मुझे ये कहा था, जब भी तुम मेरी आंख में देखते हो तो तुम उस दौरान जो है ना तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है और तुम स्टॉप हो जाती हो। अगर किसी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है जैसे मेरे साथ है, तो आप कोशिश करें आई कांटेक्ट आप मेंटेन करने की कोशिश ही ना करें। आपके पास कार्ड है, बस आपको कार्ड को देखते हैं, एक दफ़ा उनकी तरफ देखें, कार्ड में देखें, उनकी तरफ गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये होगा कि आपका सेंटेंस जो है ना वो बीच में से रुक जाएगा और आप जो है ना स्टॉप हो जाएंगे, आपके पास वर्ड नहीं आएंगे। वो एक ज़ाहिर सी बात है, एग्ज़ाम है, इसमें अंदर एंजाइटी होती है। तो वो ऐसा करें कि ज़रूरी नहीं है कि आप आई कांटेक्ट करना है तो आप एक दफ़ा उनकी तरफ देखें, एक दफ़ा कार्ड की तरफ देखें और ज़्यादातर कार्ड की तरफ देखें, ताकि जो है ना आपका फ्लो सही से मेंटेन हो। मैंने भी ऐसा किया था। देन आपको जो है ना विदिन 5 मिनट में जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं उसी 5 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप एक भी मिस कर देते हो तो जो है ना आपके मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी आप कर रहे हैं विदिन टाइम करें। जैसे कि हमारे पास जो भी होगा, आपके पास पेशेंट होगा, जो भी डॉक्टर होगा, वो आपसे सवालात पूछता जाएगा जब तक उसको सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे उसको सेटल करना है, आई एम अबाउट टू टेल यू, लेट मी टेल यू दिस। और कोशिश कीजिएगा अपना जो पेस है वो आप बरकरार रखिएगा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रीड और शॉर्ट वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। विद इन टाइम में सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो है ना वीडियोस वगैरह बहुत सारी हैं यूट्यूब में। कोशिश करें कि आप वो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं ना उनको देखते रहें। वो किस तरह बात करते हैं, किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो चीज़ें देखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है ना अपना जो राइटिंग का जो टेस्ट है ना विद इन टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी अगर आपको जो है ना जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो तब आपको अगर आप एंजाइटी के इश्यूज़ है तो आप जो है ना रोज़ प्रैक्टिस करें। जिसके साथ भी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बोलें आपको जो है ना जो भी आप गलतियाँ करते हैं तो वो
आपको इन फ्रंट ऑफ यू वो आपकी गलतियाँ ठीक करवाएं, क्योंकि अगर आप वो वही गलती दोहराते जाएंगे तो आपका स्पीकिंग फेल होने के भी चांसेस है। तो जो है ना स्पीकिंग जो है ना सिर्फ प्रैक्टिस है। और कुछ टिप्स ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने आपको बताया फ्रेजेस का, रीअश्योरेंस फ्रेजेस का बहुत इस्तेमाल करना है, पोलाइटली बात करना है। और साथ ही साथ जो ना पेशेंट को एड्रेस करते हुए रहना है। आपको पेशेंट को जो है ना रीअश्योर करना है। जैसे पेशेंट आपको परेशानी की बातें करे, उसी दौरान आपको रीअश्योरेंस दे दे, यू आर माई प्रायोरिटी, डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट आई एम हियर फॉर यू, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू, बोल के बहुत सारे फ्रेजेस हैं। आप जो है ना अपने दिमाग में जो है ना वो फ्रेजेस अपने पास नोट कर लें, वो कहाँ आपको इस्तेमाल करें, जहाँ पे पेशेंट आपको परेशानी इस्तेमाल करा। अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई नो व्हाट्स योर शूज, आई ऑल्सो going through these situations, so don't worry about that, I'm here to help you, okay, you are my priority। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज है जो कि ना आपको उस पेशेंट के सामने इस्तेमाल करें जिससे वो परेशानी दिखाएं। तो इससे जो है ना आपको ये पता चलेगा कि आप जो है ना उस पेशेंट की परेशानी को भी एड्रेस कर रहे हैं, उसकी जो है ना सवालात को आप साथ ही साथ एड्रेस करते जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ जाननी है, और मैं तो कहूँगी कि आप जो है ना यूट्यूब में बहुत सारे रोल प्लेज हैं, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में रोल प्लेज हैं, उन सब को देखें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे जो है ना स्पीकिंग में बोलना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। जब तक आप जो है ना वो रोल प्ले नहीं देखेंगे तो आपका आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपको बोलती हूँ यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस हैं जो कि ना आप देखिए, मैं भी ऐसे ही देख रही थी। और दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस करना है, आपके फ्रेंड के साथ करें, अपने पार्टनर के साथ करें, अपनी सिस्टर के साथ करें, जिससे के साथ करें बट एटलीस्ट दिन में 2 कार्ड आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। Thank you so much for liking my channel. Thank you so much for commenting, liking and subscribing my channel. Please support me if you need any help, if you want to know any more things, just comment on my channel. I'll let you know. I'll make a video on that topic. So Allah हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फिर see you in next video. Bye.